हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 7 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये टॉपिक को। सबसे पहला अगर एडिटोरियल की बात करें तो क्या है सबसे पहले एडिटोरियल, लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें। इसमें बात हो रही है जो ओपन मार्केट सेल स्कीम की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरप्लस फूड होती है यानी कि सरप्लस राइस हो गया या वीट हो गया, उसको क्या करती है, ओपन मार्केट की स्कीम के हिसाब से सेल कर देती है। ठीक है, ओएमएसएस में सेल कर देती है, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो प्राइवेट प्लेयर होती है इनको परचेज कर लेती है। ठीक है, और ये बिड लगती है, बिड के कारण से वो परचेज करते हैं और अपने, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो अपने जो स्कीम्स वगैरह चलाते हैं ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, नेशनल जो आपका ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अलावा जो भी स्कीम्स वगैरह चलती है तो उनमें क्या करते हैं, ये इस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर न्यूज है कि भैया इसको सेंटर ने बंद तो कर दिया है, अब जो है प्रॉब्लम आ रही है किसमें, स्टेट्स को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कर्नाटका तमिलनाडु जैसे स्टेट्स है, इनमें क्या होती है, इनमें अपने स्टेट लेवल के कुछ स्कीम्स चलते हैं जिनमें ये क्या करते हैं, इन राइस को या वीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ये एक्सेस अमाउंट में राइस और ग्रेन जो है ओपन मार्केट सिस्टम से ये क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। लेकिन जब ये स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया इस बार, तो वो अब इसको परचेस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की बात की जा रही है, ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो चाहते हैं कि ओपन मार्केट सिस्टम को फिर से खोला जाए और हमें कुछ अनाज मिले। लेकिन सेंटर का कहना है कि नहीं भैया, इस टाइम पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है और इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें उन लोगों को भी देखना जरूरी है जो नेशनल फैमिली फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है नहीं आते, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो नहीं आते, हमें उनको भी देखना जरूरी है ताकि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, इसी के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्ट्री की जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस किस तरह से फेल हुआ इस चीज में इसमें बात की गई है। ठीक है, ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। अब देख लेते हैं इसके जो आपके आर्टिकल में लिखा क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो नेशनल फूड मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, इस इश्यूज को रिजॉल्व करने में क्या हो गया, असक्षम हो गया। यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम को उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया, क्योंकि इस पे सेंटर ने क्या कर रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। तो इसी के लिए वो मीटिंग चल रही थी, लेकिन इसका कोई भी एक परिणाम नहीं निकला। ठीक है, जो डिस्कशन था वो एक एक्शन प्लान के तौर पे बात की जा रही थी कि ये एक एक्शन प्लान होगा स्टेट के लिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कोर्स ग्रेन को क्या कर सके, प्रोक्यूर कर सके और अपनी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को क्या कर सके, वो स्ट्रेंथ कर सके। लेकिन इस तरह की कुछ बातें सामने निकल के रिजॉल्व नहीं हुई इनकी प्रॉब्लम, तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लम जैसे कि आपके कर्नाटका, ठीक है, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम में थी, ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी इस तरह की जो एक्शन लेने से, सेंटर के इस तरह के स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन लगाने पे ओएमएसएस से, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेड थी कि ये सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, आखिरकार निराशा ही मिला। लेकिन अभी भी स्टेट का कोई भी ऐसा मूड नहीं है कि वो सेंटर का कोई भी ऐसा मूड नहीं है कि वो स्टेट की बातों का ओब्लिक करें, यानी कि उनकी स्टेट की बातों को माने और जो ओएमएसएस का कवर है उसको ओपन कर दे, जिससे कि फूड रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरी हो जाए। अब कर्नाटका के अलावा जो तमिलनाडु और राजस्थान है, वो भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने की बात की जा रही है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इस जो अपील थी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किन्होंने, यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में स्कोप में नहीं आते, जो आउटसाइड है, उनको भी हमें क्या करना होगा, उनके इंटरेस्ट को भी हमें देखभाल करनी होगी। और जिसके कारण से जो कि नॉन एनएफएस है कैटेगरी में के बेनिफिशियरी है,
उनको कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन हमारी कुछ सेक्शन में है, तो उनको इस तरह की इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े, हमने ये एक्ट जो है लिया, इस तरह के जो स्टेप्स है लिया है। स्टेट अगर इस तरह की फोर्स करती है कि इसको ओपन करने के राइस और प्राइस को, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, सेंटर की जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्या ऑब्जेक्टिव, जो कि ओएमएसएस के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है उसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगी अगर ये स्टेट ने ज्यादा जोर लगाए इस पे। ठीक है, तो एक हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जिससे कि जो ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा और सबके साथ इक्वली हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात चल रही है। अगर बात की जाए ओएमएसएस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस मैसेज को सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने क्या कहा कि आपको पूरी तरह से सेंटर पे रिलाई नहीं होनी चाहिए। ये एक कहीं ना कहीं मैसेज बन रहा है किसका, स्टेट्स के लिए। ठीक है, स्टेट्स की एजेंसी और स्टेट्स के लिए कि आपको सेंटर या सेंटर की एजेंसी पर आपको इतनी ज्यादा रिलाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे फूड की सिक्योरिटी जो है फूड सेक्टर में जो आप स्कीम चला रहे हो स्टेट स्कीम, तो उनको कहीं ना कहीं आपको उनको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा अपने लेवल पे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि हमें ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी हो। ठीक है, अगर फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है इसका यू टर्न लेने से क्या हो गया, जो प्रॉब्लम होगी अन्य भाग्य 2.2 प्रोग्राम में, उसमें क्या होगी, कर्नाटका को ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है क्योंकि उसको उसके इक्विवेलेंट सप्लायर जो है नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण से उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बीडिंग करके वो सस्ते दाम पे उठा रहे थे, लेकिन अब वहां पे बीडिंग करना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और वो इस चीज को रीजनेबल नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है जो आप स्कीम वगैरह चला रहे हो ये एक बड़े रिसोर्सेज के बेस पे होने चाहिए। और देखिए अभी का जो फैक्टर है, अभी का जो मौसम है, जो सीजन है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और भी सेक्शंस है उनको भी देखना पड़ेगा क्योंकि मौसम की वजह से और जो क्लाइमेटिक चेंज आई है उनके वजह से जो फूड ग्रेन्स में कमी आई है उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेल नहीं कर सकते, जिससे कि आपको और जो नॉन एनएफएस से लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए कोई और आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा जो कि फोकस करना पड़ेगा जिससे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक अच्छी जो है एक्सपेंडिंग दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले न्यूज में स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंडिया नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, एम वेंकैया नायडू ने एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के पहले, तो इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरत है उसके बारे में बताया। वाई, यहाँ पे क्यों जरूरत है उन्होंने इस चीज को बताया। साथ ही इन्होंने बताया जो बी.आर. अम्बेडकर है, बी.आर. अम्बेडकर है उनका क्या स्टैंड रहा है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर का क्या स्टैंड रहा है, और साथ ही जो आपके सीतारमैया जी है तो उनका क्या स्टैंड रहा है, और जो के.एम. मुंशी है उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे ये सब, तो उन्होंने क्या कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, और उन्होंने क्या किया है, इन चीजों का तर्क देके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है एक्चुअली में। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पॉइंट आउट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है अलग अलग केसेस में। ठीक है, क्या इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इन्होंने कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग की बात की है। ये कहते हैं कि भैया इस तरह की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है हमारी कंट्री में आएगी और एक सेक्युलर कंट्री बनेगी, क्योंकि अलग अलग जो रिलीजन है वो उसमें अलग अलग रूल्स बने हुए हैं जिससे कि यूनिटी जो है नहीं बन पा रही है। ठीक है, उन्होंने इस चीज के लिए अम्बेडकर को कोट किया है, के.एम. मुंशी को कोट किया है, सीतारमन जी को कोट किया है, और जो शाहबानो केस है उसको कोट करके यहाँ पे बताया है
और किस तरह से हमारे यहाँ पे यूसीसी जो है वो जरूरत है उसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए अब इसके कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। इंडिया जो है क्या है, एक डाइवर्स नेशन है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी रिलीजन जो है वो रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ रिलीजन होने के साथ साथ उनका पर्सनल लॉ भी है। ठीक है, जैसे कि उनकी मैरिज हिंदू लॉ मैरिज में होती है या मुस्लिम लॉ मैरिज, ये सब। डिवोर्स भी अलग अलग है। एडॉप्शन कि भैया हिंदू लॉ के हिसाब से एडॉप्शन कैसे हो जाएगी। इनहेरिटेंट या सक्सेशन, जैसे आपके संपत्ति पे राइट्स किस तरह से होना चाहिए। अगर मेघालय में चले जाए तो वहां पे फीमेल डोमिनेशन करती है। ठीक है, जो सबसे छोटी यंग लड़की होती है मेघालय में, उनको क्या किया जाता है, जो ट्राइबल ग्रुप है गारो खासी जैंतिया, उनको जो है जो सबसे छोटी लड़की होती है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, और जो सरनाम है वो फादर का नहीं मदर का लगता है। ठीक है, तो ये जो सक्सेशन इस तरह की चीजें हैं, इसको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म करना चाहिए, ताकि कंट्री क्या हो, एक हमारा देश जो है इंडिया जो है वो यूनिफाई बन के रहे। क्या बन के रहे, यूनिफाई बन के रहे। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। अगर इसको सही मायने में किया जाए, अगर वो एब्सेंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब क्या है, जो इनइक्वालिटीज है और इनकंसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्सिटी को दिखा रहा है, डाइवर्सिटी में फैल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जो ये बता रहे हैं इस चीज को, जो एब्सेंस और यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर देश में एब्सेंस है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि देश में इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, इनकंसिस्टेंसी बढ़ रही है। ठीक है, जिसके कारण से जो डाइवर्सिटी की रीच है वो भी कहीं क्या हो जा रही है, इनके कारण से दब रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनल प्रोग्रेस की बात है, अगर नेशनल प्रोग्रेस की बात करनी है तो यहाँ पे सोशल हार्मनी, इकोनॉमी और जेंडर जस्टिस, इन सब मायनों में क्या हो जाती है, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आए। तो ये वेंकैया नायडू जी इस बात पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इस तरह का कानून आना चाहिए। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, इन्होंने पॉइंटिंग किया जो ये एनोमलीज है, वो जो अलग अलग लॉज की, अलग अलग कैटेगरी की, वो क्या दिखाती है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हमें इन चीजों को यूनिफाई करना चाहिए और इनको एक ही कैटेगरी के अंदर क्या हो, इनको लाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसा क्या हुआ था। देखिए, जो यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो क्या है, हमेशा से एक डिबेट का कंसेंट रहा है, डिबेट का कॉन्सेप्ट रहा है। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अगर बात की जाए इसकी लीगलिटी की, अगर इसकी रूट्स की बात की जाए, ये कहाँ से आती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात, इंडिया से आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको साफ साफ आर्टिकल 44 में भी आपको इंक्लूड करके देती है। तो यहीं पे ही बात शुरू होती है सारी चीजें। जब इन्होंने आर्टिकल 44 में इसको इंक्लूड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को अप्लाई करे। किस तरीके से अप्लाई करना है, वो टाइम के साथ साथ क्या हो, प्रोग्रेसिव भी बनता रहे, ये भी इसको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट की या सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जजमेंट की, उन्होंने भी इस चीज को लीगलिटी देखा है, कहीं ना कहीं इन लीगलिटी माना है। अभी आगे बात करेंगे किस तरह से। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इस पे जब डिबेट हुआ था तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया था, इसके जो जरूरत है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है कि सिविल कोड लाने से क्या फायदा है, किस तरह की प्रमोट करेंगे, इस तरह की बात बताई थी। जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्चर है, उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग केस बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिससे कि हमारी यूसीसी को फ्रेम किया जाए। उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया था, बोला था कि भैया यूसीसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। उन्होंने स्टेज दिया था कि किस तरह से यूसीसी जो है वो इंश्योर करता है किसकी, जेंडर इक्वलिटी की, और जो सोशल एविल्स है उसको कहीं ना कहीं हटाने की। ठीक है, उसके काउंटर आर्गुमेंट में, काउंटरिंग द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को बढ़ाते हुए कुछ मेंबर्स जो है वो अपोज करते हैं इस तरह के आइडिया को। लेकिन वहां पे बी आर अम्बेडकर जी का ऑब्जर्व क्या रहता है, आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड वाई रिलीजन शुड बी दिस वास्ट expensive jurisdiction so cover whole of life to prevent the legislative from encroaching upon their field। क्या बताया जा रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस चीज को अपोज किया गया तो वहां पे बी आर अम्बेडकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली जानना चाहता हूं क्यों इतने सारे रिलीजन फैले हुए हैं,
क्यों इतने सारे जुरिडिक्शन फैले हुए हैं जो कि हमारे पूरे लाइफ को कहीं ना कहीं कवर करता है, जो पूरे लाइफ को कवर करता है और जिससे कि लेजिस्लेटिव को प्रिवेंट करता है, जिससे कि ये इनकोर्स ना हो इन फील्ड में। तो इतने सारे लॉज, इतने सारे रूल्स लाने का क्या मतलब है और इतने सारे रिलीजन ही क्यों है? उन्होंने इस चीज पे सवाल उठाया, ठीक है। और इन्होंने ये चीज को बताया कि आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव दिस लिबर्टी फॉर, तो हमें लिबर्टी चाहिए। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप इतने सारे लॉ बना दो, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दो। आपको क्या करना पड़ेगा? लिबर्टी को कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना पड़ेगा, ऑर्डर टू रिफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि लिबर्टी लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना पड़ेगा, किसमें? हमारे सोशल सिस्टम में। अगर आप सोशल सिस्टम में रिफॉर्म लाते हो तो कहीं ना कहीं जो लोगों को लिबर्टी है वो सामने से दिखते हुए नजर आएंगे, और जो ये इनइक्वलिटीज है और इनइक्वलिटीज से भरा हुआ है या डिस्क्रिमिनेशन है, अदर थिंग्स है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन सब चीजों की वजह से फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आना यानी कि हमारे जो फ्रीडम है, फ्रीडम जितने भी हमारे राइट्स है उसको कहीं ना कहीं हनन की बात करता है, जिसके कारण से हमें अप्रोच करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन होने का मतलब ही यही है कि आप उलझन में रहते हो, आप जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहते हो। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको यूसीसी कोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसी के लिए इन्होंने इंक्लूड किया था। अगर बात की जाए, अगर किसी को भी कन्वेंस करना है उनके पर्सनल लॉ पे, तो उसको आपको क्या लाना पड़ेगा? उसको आपको जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स पे लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको एक स्टेट्स की रूल्स पे लाना पड़ेगा अगर आपको उनको कन्वेंस करना है उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से। अगर उनका पर्सनल लॉ अलग अलग है तो आपको कोई एक यूनिफाइड लॉ बनाना होगा, जिसके कारण से उन दोनों कम्युनिटी को बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया जा रहा है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के मुंशी जी भी यूसीसी के चीजों को इनेक्टमेंट एडवोकेटिंग कर रहे थे, यानी कि उसकी भी क्या कर रहे थे? सिफारिश कर रहे थे। अलादी कृष्ण अय्यर ने क्या आर्गुमेंट दिया? जो आर्टिकल है, एक्चुअली एम क्या है? एमिनिटी। मतलब हमारी आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य है कि भैया मेल जोल बढ़ाना, लोगों के बीच में इकट्ठा करना, लोगों को एक जैसा करना, एक ग्रुप में लेके आना, ठीक है। तो व्हाट इज द एम इज ट्राई टू अराइव एट कॉमन मेजर्स, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन मेजर्स को लेना पड़ेगा, यानी कि कॉमन चीजों को सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस में काम लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने देश को क्या कर सकते हैं? यूनिटी ला सकते हैं, एम्यूनिटी ला सकते हैं। एम्यूनिटी लाने का ही मतलब है, एमिटी लाने का मतलब ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एक ही चीज से बांध के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह की आइडिया के मुंशी जी भी कह रहे हैं, ठीक है, कि यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहीं ना कहीं दर्जा मिलनी चाहिए। और उन्होंने क्या पॉइंट किया कि वेदर वी आर गोइंग कंसोलिडेट एंड यूनिफाई आवर पर्सनल लॉ, जब हम बात करते हैं अपनी कंसोलिडेट करने को और यूनिफाई करने को अपने पर्सनल लॉ को, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे टाइम चलता रहता है और एक यूनिफाइड सेक्युलर के टर्म में हम लोग क्या रहते हैं? इसी में हमारी लाइफ जो है चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसको समझना चाहिए कि व्हाट हैव दिस गॉट टू डू विथ रिलीजन, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। हमें अपने रिलीजन के साथ किस तरह के जो आदत है उसको चेंज करना पड़ेगा और किस तरह से ये समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको पढ़ने में असक्षम हो गया हूँ। मतलब इतने सारी रिलीजियंस है, इतने सारे रूल्स है, तो उनके हिसाब से चलना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इतने सारे रूल्स, इतने सारे रिलीजन, इनके हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या होगा? एक यूनिफाइड जो हम लाना चाहते हैं, यूनिटी में रखना चाहते हैं, तो वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तरह से सोचना चाहिए, मतलब एक ही तरह के कानून को लाके एक तरह से लोगों के दिमाग में सोच भी बदलना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए आर्टिकल 44 की, ये जो डीपीएसमी में कॉन्स्टिट्यूट है, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 44 का सेंस क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि स्टेट्स को कि वो इनेक्ट करे सभी सिटीजन के ऊपर, ताकि वो जो फेथ है, प्रैक्टिस है, पर्सनल लॉ, उसको क्या हो सके? उसको खत्म कर सके और एक यूनिटी के फॉर्म पे रख सके, ठीक है। यहाँ पे फेथ, प्रैक्टिसेस और पर्सनल लॉ की बात की गई है, जिसमें लोग बंधे हुए हैं, जिसके वजह से लोग यूनिटी में नहीं रह पा रहे, उनको कहीं ना कहीं कट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने साथ में ये पॉइंट आउट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ
चीजों में ये बताया है, कुछ ओकेजन में ये बताया है कि भैया हमें कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी लाना चाहिए। जैसे साहबानो केस में इन्होंने क्या बताया कि आर्टिकल 44 जो है वो एक डीड लेटर है। अभी मतलब आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन हमारे सामने जो है ये एक खत्म पड़ा हुआ लेटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसका कोई यूज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोर्ट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया और यूसीसी को बताया कि ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ऑर्डर की प्रियोरिटी की बात करें तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो एक्सरसाइज किया जाता है एक सही मैनर में, उसको कंसेंट होना चाहिए, विजन ऑफ अंडरलाइन और पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रख के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो एक इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन केस हुआ था 2018, उसमें ये बात की गई थी कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज एक्सरसाइज इन मैनर कंसेंट विथ विजन लाइन प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ही हमें प्रिजर्व करके क्या करना चाहिए, हमारे जो राइट्स ऑफ रिलीजियन है उनको सही मैनर में एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरह की केसेस आते हैं और उन अलग अलग केसेस से अलग अलग जो व्यूज है वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो गवर्नमेंट है वो माइंडफुल फैक्ट से फ्रेमिंग करे लॉ को और एक्सक्लूसिवली डोमेन है किसको, पार्लियामेंट की। मतलब ये जो है यूसीसी जो कोड नियम बनाने की पूरी एक्सक्लूसिव ताकत है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब इसकी एसेंस क्या है, जरूरी क्या है, सबसे पहली चीज तो ये सेफगार्ड करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स के सभी सिटीजन के, और रिडक्शन करता है सोशल इनइक्वालिटीज के, जितने भी सोशल इनइक्वालिटीज है उसको रिडक्शन करेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं कम करेगा। ठीक है, तो इस चीज की बात करता है और साथ ही साथ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क की बात करता है, जिससे कि हमारी प्रिंसिपल जो है वो बनी रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो भी रीअफर्म हो जाए, यानी कि उसकी भी डिग्निटी जो है बनी रहे। जो ये डाउट है कुछ लोगों के बीच में या अपोजिशन के बीच में कि जो इनलाइटमेंट डिबेट है एंड कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर बात की जाए ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी जेंडर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस चीज की ये बात करता है। लॉ जो है लैंड ऑफ यूनिफॉर्म है एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री। ठीक है, और ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारे देश में सोशल और इक्वलिटी जस्टिस को हमारे सिटीजन के बीच में प्रमोट करेगा। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस चीज को बताया था, जो यूनिफॉर्मिटी है पर्सनल लॉ में वो जरूरी है कि एम्पावर करना किसको, वुमेन्स को, जेंडर इक्वलिटीज को, उनके रिलेटेड मैरिज को, डाइवर्स को, इनहेरिटेंस को, इनको सबको क्या करना, यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है। तो यूसीसी क्या करेगा, इन सारी जो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हैं, जो डिप्राइव्ड वुमेन है, उनके जो राइट्स निकलते जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सेफगार्ड देगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसको रिकॉग्नाइज करेगा इसके चैलेंज को, और इसके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जो गैप है उसको क्या कर सके, कम कर सके, और जो डाइवर्सिटी गैप है, डाइवर्स कम्युनिटी है, उनके सेंस को यूनिटी के फॉर्म में चेंज करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही सारी बातें बताई जा रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनलाइज द रुपीज विदाउट द कॉइन टॉसिंग। क्या बताया जा रहा है, रुपीज को जो है इंटरनेशनलाइज करने की बात की जा रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर रुपीज को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा तो प्रॉब्लम पहली बात क्या आएगी, जो प्रोज आएगी, सबसे पहले तो इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण से जो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो आपको दोनों ही चीजों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस किसको, सेंटर जो आपके वर्ल्ड के लेवल पे भी और कंट्री के लेवल पे भी, अपने कंट्री के लेवल पे भी। ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जिससे कि आप इंटरनेशनलाइज बना सकते हो। इसमें कुछ बातें बताई जा रही है जिससे कि आप इंटरनेशनलाइज कर तो रहे हो, लेकिन कुछ उसमें कमियां बताया जा रहा है, और साथ ही साथ चाइना का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों इंटरनेशनल डिमांड जो है वो कम रहा। ठीक है, और क्या आगे रणनीति होनी चाहिए इस रिफॉर्म को रखने के लिए, तो इस चीज के बारे में भी बता रहा है। तो हमें अलग अलग एस्पेक्ट में इसको पढ़नी है। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम 1950 की बात करें, जो इंडियन रुपीज है उसको एक लीगल टेंडर के रूप में ट्रांजैक्शन किया गया, कहाँ पे,
यूएई में, कुवैत में, बहराइन में, ओमान में, कतर में और गल्फ मोनार्ची जो कि परचेज कर रही थी किसको, रुपीस को, किसके बदले में, पाउंड स्टेरलिन के रूप में। अब बात की जाए 1951 में क्या हुआ, इसके चैलेंज को कम करने के लिए या फिर जो गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है जो इससे रिलेटेड है, उसके चैलेंजेस है, उसको कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट आया, जिसमें यह बताया गया कि हम क्या करेंगे, गल्फ रुपीस को बनाएंगे और उसको इश्यू करेंगे कहाँ पे, आपके सेंट्रल बैंक इशू करेगा और जो सर्कुलेट होगा केवल और केवल आपके वेस्ट एशियन रीजन पे। अब होल्डर्स को क्या दिया गया कि भैया 6 वीक का टाइम दिया गया, वो इंडियन करेंसी को क्या करे, एक्सचेंज कर ले अपने इस रुपीस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, जब 1966 आया तो इंडिया की जो करेंसी है डी वैल्यू होगी, जिसके कारण से जो वेस्ट एशियन की जो कंट्रीज है उन्होंने गल्फ रुपीस को फिर से अपने करेंसी में क्या किया, अपने अपने करेंसी में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की जो रुपीस की स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी और जिसके कारण से उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया। अगर बात करें 2023 की, उस टाइम पे भी 2000 के नोट, अभी की अगर बात करें रिसेंटली में 2023 में, तो 2000 रुपए की नोट जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंस को, जो रुपीस की कॉन्फिडेंस को, वो भी कहीं ना कहीं उसने कम कर दिया। ठीक है, जो डीमोनेटाइज हुआ था 2016 में, उसने तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंसी को हिला के ही रख दिया था इंडियन रुपीस के खिलाफ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्पेशली किसको इफेक्ट हुआ था, भूटान और नेपाल को। दोनों ही कंट्री क्या हुए, डर गए थे कि भैया जो एडिशनल पॉलिसी है, जो एक्स्ट्रा जो पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा, वो क्या करेगा, हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, उनकी इस तरह की डर जो है बनी रही। ठीक है, और अगर बात की जाए हम लोग कुछ चेंजेस की, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द रुपीज इज फार फ्रॉम बीइंग इंटरनेशनलाइज, डेली एवरेज शेयर फॉर रुपीज इन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होवर अराउंड 1.6% अबाउट, एंड इंडियन शेयर ग्लोबल ट्रेड इज 2%। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो रुपीज का अगर हम इंटरनेशनलाइज करने जाए तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। जैसे डेली का अगर एवरेज शेयर की बात करें रुपीज का, अगर ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो कितना है, लगभग 1.6% है। कितना है, 1.6% है। ये एक्चुअली माइनस नहीं है, लगभग की बात है, इस तरह के साइन बना हुआ है, 1.6%, सॉरी 1.6% लगभग है। ठीक है, अगर वहीं इंडियन शेयर्स की बात करें ग्लोबल गुड्स ट्रेड में, तो कितना है, लगभग 2% है। लगभग कितना है, 2% है। तो इंडिया जो इस तरह के स्टेप्स ले रही है कि प्रमोशन करने को, इंटरनेशनलाइज करने को अपनी रुपीस को, तो वो क्या होगा, इंडियन बैंक को कहीं ना कहीं पुश करेगा कि वो क्या करे, रुपीस डोमिनेंट वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो अलग अलग जगह पे खोले। जैसे कि अभी तक रसिया, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशियस, इन जगह पे खुला हुआ है, जिससे कि वो ट्रेड में मेजर्स ले सके, और ये लगभग 18 कंट्रीज में इस तरह की इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें, वो कहीं ना कहीं रसिया से अभी भी जो ऑयल परचेज कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, डॉलर के फॉर्म में कर रहा है, और कहीं ना कहीं अभी बातचीत चल रही है कि इस तरह के सेटल्स को, ट्रेड को किस तरह से रुपीस के अंदर लाया जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो चल रहा है, और जो एनुअल रुपीज सरप्लस है वो कितने तक पहुंच गई है, $40 बिलियन तक हमारी पहुंच गई है, जो रिपोर्ट इंडिकेट करती है रशियन बैंक की। ठीक है, जो कि एक एडवर्स सिचुएशन बनाती है ट्रेड के लिए। अगर बात की जाए जो रिस्क है करेंसी डेप्रिसिएशन की, और जो लैक ऑफ अवेयरनेस की, जो किसके बीच में, ट्रेडर्स और लोकल करेंसी फैसिलिटेट के बीच में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन के कारण और ज्यादा रिस्की जो है बनती जा रही है। अगर हम कुछ समय, छोटे समय के लिए देखें तो क्या होगा, जो इंडियन रुपीस की ट्रेड है यानी कि डिमांड है वो क्या है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करें, ये माना जाता है जो रिजर्व करेंसी है, जो रुपीज है, नीड टू बी फुलफिल फुली कन्वर्टिबिलिटी। तो यहाँ पे जरूरत है जो आप रिजर्व करेंसी है जिसको आपको कन्वर्टी करनी है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आया बाहर से, एक कंट्री से आया और उसको इंडिया में क्या किया, जमा किया। ठीक है, तो वो तो कन्वर्टिबिलिटी है इंडिया की, मतलब आपकी इंटरनल कन्वर्टिबिलिटी तो है, लेकिन अगर वो बंदा बाहर निकल के जा रहा है, यानी कि शेयर मार्केट से अपना कुछ पैसा निकाल के जा रहा है, मान लो कि 5 करोड़ रुपए निकाल के लेके जा रहा है, तो 5 करोड़ के मुकाबले आपको 5 करोड़ के हिसाब से आपको डॉलर देनी पड़ेगी, और उस डॉलर की अगर वैल्यू अगर एक फिक्स लिमिट से ज्यादा होती है तो क्या कर लिया जाता है, वो पार्शियली क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, एकदम से ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जिससे कि
अगर पार्शियली ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाएगी। अगर सपोज करो $600 बिलियन हमारे पास है और एकदम से कोई मार्केट से कंपनी आई और एकदम से 600 बिलियन लेके चली गई, तो क्या होगा, हमारी पूरी जो फॉरेन बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रिजर्व जो है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या हम लोग कोई भी और एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी के लिए यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी की जो चीजें है वो नहीं दी गई है। इंडिया डज नॉट परमिट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, क्यों, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। तो इन्होंने सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट लगा रखा है एक्सचेंज ऑफ करेंसी पे या दूसरी चीजों में। ठीक है, अगर जिससे कि जो कैपिटल फ्लाइट है वो कम से कम ज्यादा ना हो, यानी कि आउटफ्लो, जो कैपिटल का आउटफ्लो जो है वो इंडिया से ज्यादा ना हो, जिससे कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है झेलने को मिल सके। ठीक है, और अगर बात की जाए एक्सचेंज रेट भी कहीं ना कहीं इससे वायलेट होती है, तो वो भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट जो है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए अब चाइना की एक्सपीरियंस की, चाइना से हमें क्या सीखना चाहिए, चाइना ने किस तरह से अपने जो रेनमिनबी है उसको किस तरह से इंटरनेशनलाइज किया। ठीक है, अगर बात की जाए 2004 से पहले रेनमिनबी मतलब आरएमबी कुड नॉट बी यूज्ड आउटसाइड चाइना, चाइना के बाहर यूज नहीं होता था 2004 से पहले। लेकिन 2007 में उन्होंने कुछ बॉन्ड्स लाए, जैसे डिमसम बॉन्ड्स और ऑफशोर आरएमबीडी बॉन्ड्स। ठीक है, मार्केट लाए, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट क्रिएट की है। ठीक है, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इन हांगकांग ने अलाउ किया डिमसम बॉन्ड को 2009 में। उसके बाद 2008 में चाइना ने फेस अप्रोच अपनाया, मतलब धीरे धीरे क्या किया, रेनमिनबी को आगे बढ़ाया, जिसमें यूज ऑफ रेनमिनबी फॉर ट्रेड फाइनेंस के लिए। अब उन्होंने क्या किया, ट्रेड फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट किया किसमें, लॉन्ग टर्म के लिए, रिजर्व करेंसी के लिए, और अलाउ किया कि चाइना का जो ट्रांजैक्शन हो वो बाहर की कंट्री के लिए भी हो। तो उसको कैसे किया उन्होंने, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट है, कॉमर्शियल ट्रेड है, या फिर आपके इंटरेस्ट पेमेंट है, डिविडेंड पेमेंट है, इसको किससे किया, आपके रेनमिनबी से चेंज किया, मतलब उस रेनमिनबी से ही पेमेंट करना स्टार्ट किया, जिसके कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या आउटवर्ड डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट है वो भी सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने इन्वेस्ट जो है चाइनीज रुपीज में ही किया। अगर बात की जाए 2009 में चाइना ने एक साइन किया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का, जिसमें कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जितने अमाउंट की मनी हम ले रहे उतने अमाउंट की मनी जो है हम आपको देंगे, बट डिफरेंट करेंसी, अलग करेंसी में। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने साइन किया। इसका मतलब आपसे अगर हम डॉलर ले रहे हैं, हम चाइनीज रुपीस जो है वो देंगे, या फिर आपसे अगर हम जो स्टेरिन ले रहे हो तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपको पाउंड के बदले में आपको हम लोग चाइनीज की रेनमिनबी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस चीज की बात की गई, यानी कि स्वैप एग्रीमेंट की बात की गई। जैसे किन के साथ, किन किन कंट्री के साथ, जैसे ब्राजील हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, इनके साथ। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक को अलाउ किया, जिससे कि बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरह बनाया जाए, और पार्टिसिपेशन जो बैंकिंग का है, जिससे कि एक्सेसिव रेनमिनबी का यूज किया जाए डेब्ट सिक्योरिटी में, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन करने की बात की गई, जिससे कि स्ट्रेंथ हो। जो संघाई का फ्री ट्रेड जोन जो है लॉन्च किया गया कब, 2013 में, जिसने अलाउ किया क्या, आप जो नॉन रेजिडेंट्स है ऑनशोर या ऑफशोर अकाउंट की उनको फ्री ट्रेडिंग का मौका जो है मिल सके। ठीक है, जब रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज किया गया तो रिजर्व करेंसी का स्टेटस जो था वो ज्यादा बढ़ा हुआ था। अगर हम Q2 2022 की बात करें, रेनमिनबी का शेयर जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो कितना है, लगभग 2.88% है। ठीक है, 2.88% है। अब परस्यू कैसे कर सकते हैं इस रिफॉर्म को, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनलाइज करना चाहिए रुपीज को, लेकिन परस्यूट के तरीके से, कैन बी परस्यूट टू बी इंटरनेशनलाइज द रुपीज। ये क्या करेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रीली कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये नहीं कि कोई जैसे आपने 10 रुपए के बदले में अगर आप 12 रुपए ले रहे हो कन्वर्टी के लिए, तो वो लोगों के बीच में क्या होगा, लोग कहेंगे छोड़ो यार 2 रुपए क्यों हम एक्स्ट्रा देंगे। तो वहां पे क्या चाहिए, 10 रुपए के बदले में ही 10 रुपए की कन्वर्टिबिलिटी जो है लोग जो है अगर आप दोगे इस चीज की, तो लोगों के बीच में क्या होगी, ट्रस्ट डेवलप होगी, और लोग क्या होंगे और कॉन्फिडेंशियल होंगे कि भैया 10 के बदले में 10 ही मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। 10 के बदले में जहां 12 मिल
जहां 10 के बदले में आपको 12 चुकाना पड़ रहा है, तो वहां कहीं की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी और लोग इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ये 12 इसीलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन ना बढ़े। ठीक है, अगर आप 10 करेंगे तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं डिमांड, सपोज कीजिए आपने 10 के बदले में 10 रुपए जो है दिए, तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा कि इन्फ्लेशन तभी भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और क्या बताया इन्होंने, फुल कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए कब तक, 2060 तक इन्होंने बात की है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्रीली होनी चाहिए इंडिया और बाहर में। ठीक है, इंडिया और बाहर में अगर फ्रीली आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट जो आती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आसानी से कोई भी चीज सेल या बाई कर सकती है रुपीज में, और आपकी लिक्विडिटी को क्या कर सकती है, इनहेंस कर सकती है और लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आरबीआई की बात करें, इनको कहीं ना कहीं परस्यू करना चाहिए डीपर तरीके से और ज्यादा लिक्विड जो रुपी बॉन्ड मार्केट है उनको कहीं ना कहीं लाना चाहिए। और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंडियन ट्रेड पार्टनरशिप है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट जो किया जाए वो किस फॉर्म में किया जाए, रुपीस के फॉर्म में किया जाए। आपको इस तरह की जो है नियम जो है बनाने पड़ेंगे, इस तरह के रूल्स जो है बनाने पड़ेंगे जिससे कि इंटरनेशनल यूज भी इसका हो जाए। अगर इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, ये कहीं ना कहीं इंकरेज करते हैं किसको, इनके ट्रांजैक्शन की, रुपीस के ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम ट्रेड की जो सेटलमेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, उसको रुपीस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन को लॉन्ग वे में लेके जा सकते हैं। अगर हम एडिशनल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात करें, जैसे कि हमने श्रीलंका के साथ किया है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, फर्दर अलाउ कर रहा है इंडिया को कि वो इस तरह की ट्रेड सेटलमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाए, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और ज्यादा चीजों तक बढ़ाए, जिससे कि हम जो डॉलर की जो रिजर्वेशन करेंसी है, हमें जो डॉलर को बचा के रखनी है, उसकी जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है, अगर बात की जाए टैक्स इंसेंटिव की, फॉरेन बिजनेस को जो कि यूटिलाइज करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं टैक्स इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। और साथ ही साथ आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये भी इंश्योर करना चाहिए जो करेंसी मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहे, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़ जाए। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात की गई है तारापुर कमेटी की, जो 1997 और 2006 में अपनी रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें बताया गया था जो फिजिकल डेफिसिट है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको 3.5% से भी कम रखना पड़ेगा, और ग्रॉस इन्फ्लेशन जो रेट है उसको 3 से 5% के बीच में रखना पड़ेगा, और जो ग्रॉस बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको भी हमें 5% से कम रखना पड़ेगा। यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट, मतलब आप जितना एक कंट्री में अगर 5 रुपए का चीज है और उसके लिए आप 6 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो 1 रुपए कहीं ना कहीं से ला रहे होंगे, वो 1 रुपए क्या होता है, आप कहीं से उधार लेते हो, तो वो क्या दिखाता है, फिजिकल डेफिसिट। यानी कि जितना आपका खर्चा है और जितना आप चुका रहे हो, तो उनके डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल डेफिसिट। मतलब उतने आपके पास इनकम नहीं है और आप क्या कह रहे हो, आप उससे ज्यादा अपने पैर जो है फैला रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं आप, फिजिकल डेफिसिट। ग्रॉस इन्फ्लेशन की बात की जाए, पूरी देश में जो इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए वो आइडियली कंडीशन में 3 से 5%, लेकिन जो आरबीआई की जो फ्रेमवर्क है उसमें बता रखा है 4 ± 2 बता रखा है, यानी कि हमारे पास अगर 3 और 5 के रेंज में इन्फ्लेशन रहे तो ठीक है। और जो बैंकिंग के नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है कि आप अगर एसेट, जो भी एसेट्स है वो कहीं ना कहीं, यानी कि अगर बैंक ने किसी को लोन में पैसा दे रखा है, वो कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कहीं पैसे चुकाने में असमर्थ तो नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज को कहते हैं क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो एसेट किसी काम का ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 5% होना चाहिए। और इस तरह की जो है बात की जा रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए सिटीजन को, इंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। यहाँ बताया जा रहा है मोमेंटम सॉफ्टनिंग। क्या बताया जा रहा है, अभी क्या है, परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जो कि सर्विस सेक्टर को दिखाता है, इनकी रिपोर्ट आई है। इनकी कंपैरिजन की जा रही है 3 लेवल पे। ठीक है, 3 लेवल पे बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रॉस लेवल पे, दूसरी आपकी इंडिविजुअल लेवल पे, और तीसरी जो है आपकी किस तरह से
आपको इनको छोटे छोटे हिस्से में जो मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले साल के हिसाब से किस तरह से जो वेटेज है इनकी घटी है बढ़ी है उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इनके स्टैंड से इन्फ्लेशन बढ़ा है या घटा है इसके बारे में जानने की कोशिश जो है इसमें बताया और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिखाता है और सर्विस बिजनेस एक्टिविटी जो किसको दिखाता है आपके सर्विस बिजनेस एक्टिविटी जो दिखाता है वो इकोनॉमिक ब्रॉडर सर्विस सेक्टर को दिखाता है। ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल को भी बताता है जो कि बताता है क्या अभी यहाँ की जो एक्टिविटी है जो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोमेंटम में दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सर्वे किया गया 400 मैन्युफैक्चरिंग, अगर सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें यहाँ 400 मैन्युफैक्चरर ने सोच किया कि जो प्रोडक्शन ग्रोथ है जो मेजर प्राइवेट सेक्टर में वो क्या हो रही है लास्ट मंथ के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है, यानी कि प्रोडक्शन ग्रोथ को जो है हम देखा जाए तो यहाँ पे डीप नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब गिरते हुए नजर आ रहा है। जो पीएमआई की यानी कि परचेस मैनेजमेंट इंडेक्स की जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि मई में 58.7% जो था वो अब घट के 57.8% पे आ चुका है। कौन सी आपकी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गिर के नीचे आ चुकी है। अगर हम वहीं सर्विस की बात करें, सर्विस में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन दिखा है। ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स के मुकाबले में क्या दिखा है, ये डी एक्सलेट होते हुए भी दिखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन किस में, इंडिविजुअल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में सेक्टर्स में। ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिली है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक तरीके से देखें और सर्विस सेक्टर को इंडिकेट करें तो हमें क्या बताता है, जो जून की डाटा बताता है, यानी कि ये कुछ महीनों से पहले की बता रहा है, यानी कि 2-3 महीने को कंपैरिजन कर रहा है। अब बात की जा रही है कि भैया जो इसी महीने की बात की जा रही है, इंडिकेट करता है कि जून जो है वो कहीं ना कहीं लार्ज एक्सटेंस होने वाला है मल्टीपल ईयर से, यानी कि पीक पे होने वाला है मई और अप्रैल के मुकाबले, यानी कि मई और अप्रैल के मुकाबले अभी पीक पे होने वाला है। ठीक है, और ये और अंडरलाइन दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडेक्स आर व्यूड सेपरेटली। इसको अलग अलग तरह से जब देखा गया तो ये बताया जा रहा है कि भैया एक पहले आप जब देख रहे थे तो यहाँ पे एक साथ सारी चीजों को देख रहे थे। ठीक है, सारी चीजों का जो कंपैरिजन कर रहे थे मई अप्रैल मई जून की। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम लोग अगर इंडिविजुअली देखेंगे इसको अलग तो वहां पे ये चीज हमें क्या दिखती नजर आ रही है कि थोड़ी सी एक्सटेंड होते हुए यानी कि बढ़ते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, सेपरेटली, यहाँ पे सेपरेटली की बात की गई है। जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की जो बात की जाए वो कहीं ना कहीं हाई में रहा है, 31 मंथ की हाई पे रहा है मई में। ठीक है, और इंडेक्स ऑफ सर्विस की बात की जाए अप्रैल में सबसे ज्यादा रजिस्टर किया गया, ये अप्रैल में रजिस्टर किया गया, ये मई में। ठीक है, और ऑलमोस्ट 13 ईयर के बाद ही ऐसा देखा गया है। जून की अगर डाटा की बात की जाए, जो नई ऑर्डर आई है फैक्ट्रीज की तरफ से, जो नई ऑर्डर एट फैक्ट्री की तरफ से, उस टाइम के वजह से, उस चीज के वजह से क्या हुआ है, जो किस वजह से, जो जून डाटा दिखा रहा है किस वजह से, जो न्यू ऑर्डर एट फैक्ट्रीज, जो ऑर्डर थे फैक्ट्रीज की वजह से, उनके कारण से जो 30% की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पीएमआई की वेटेज है। ठीक है, जो कि हमें क्या दिखाते हैं, 20 मंथ्स के मुकाबले स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीव दिखाते हैं, मतलब बढ़ते हुए ये हमें दिखाते हैं। जबकि डिमांड और हायर लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को और ज्यादा दिखा रही है। ठीक है, बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगर रेट ऑफ इंक्रीजिंग, अगर प्राइस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो फिनिश गुड है जो 13 मंथ में क्या रही है, हाई रही है। और उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेंशन करते हुए आ रहे हैं, किसमें, नई बिजनेस में, जिससे कि वो अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग फॉर्म्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रोबस्ट तरीके से वो ओपनिंग कर रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के उनकी ग्रोथ के वजह से हो रहा है, जिसके कारण से उनको कॉन्फिडेंट आ रहा है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल सर्वे के हिसाब से बात करें, S&P ग्लोबल सर्वे फाइंडिंग क्या किया कि रीएश्योर पॉलिसी मेकर कि जो आरबीआई है, इंडिया की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बैटलिंग इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कब तक, लास्ट फिजिकल ईयर तक,
जो अभी तक जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको ताकि फुलफिल किया सके। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, और लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़े होने के कारण से इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है मार्केट में है, फिर भी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कम होने का नाम नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए till end last fiscal year have still not sapped domestic demand for manufacturing and goods service। अगर हम PMI सर्वे की बात की जाए, यहाँ पे MSME को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन अगर MSME को बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं 1/3 का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, किसमें, हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड जनरेशन के लिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये मोर देन 1/3% जो है कंट्रीब्यूशन जो है देती है। लेकिन इसके एब्सेंस से हमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट और इसके एस्टिमेट्स को निकालने में और जॉब क्रिएशन को स्ट्रेंथ देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी जो है हमें दिखी है। ठीक है, ये चीज ये बता दें। तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथ करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए, जॉब्स को एक्सपेंशन करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है बताया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं स्पाइक हो रही है, कितने से 7.7 जो मई में थी अब वो 8.5 तक बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बात की जा रही है और पॉलिसी मेकर्स को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जो आउटपुट प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर में उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। यानी कि आपको इन्फ्लेशन भी देखना है और साथ ही साथ ग्रोथ भी देखना है। अगर आप इन्फ्लेशन रोकने जाओगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो पाएगी। अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो ग्रोथ वहां पे होगी, लेकिन लोग जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं मरेंगे। तो आपको दोनों ही चीजों को लाइफ सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी के रूप में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।